वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है फिजिक्स बुक में, जो फर्स्ट बुक है उसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट का नाम है फर्स्ट, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो जो चैप्टर 2 चैप्टरों में बटी हुई है। तो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एंड सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो हम पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। सो मैं आपको बता दूं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या क्या पढ़ना होगा। आज हम वन बाय वन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मेन जो डेफिनेशंस बनेगी, जो फॉर्मूलेस बनेगी, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें पहले मैं आपको बता दूं कि इसका इंट्रोडक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसका मीन क्या होता है। तो ये एक ब्रांच की वो शाखा है जिसमें हमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट कंडीशन में पढ़ने होंगे कि जो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज इन रेस्ट कंडीशन, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी। जो चार्ज है वो क्या होता है, चार्ज है प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक आंतरिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो दूसरे मटेरियल पे फोर्स लगाए, और जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव भी हो सकता है, मे बी रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव। जो इसकी डेफिनेशन होगी, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच एक्सर्ट द फोर्स ऑन अदर मटेरियल इज कॉल्ड चार्ज। सो सेकंड, जो कॉजिंग ऑफ चार्ज क्या होते हैं, कि चार्ज क्यों कॉज होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं वन बॉडी टू अनदर, जो फर्स्ट कॉज है यही है मेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके कारण कॉजिंग ऑफ चार्ज होता है। तो कई सोचेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर क्यों होता है, प्रोटॉन भी ट्रांसफर नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने का कारण क्योंकि ये जो ऑर्बिटल के बाद जो न्यूक्लियस है ऑर्बिटल के अंदर राउंड मारता है, रिवॉल्व करता है, और जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंड जो ये इलेक्ट्रॉन है ना ये जो टाइटली बॉन्डेड नहीं होता, ये ऑर्बिटल में लूजली बॉन्डेड होता है। तो अगर इससे हम थोड़ी एनर्जी देके भी हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, पर जो प्रोटॉन होता है वो टाइटली बॉन्डेड विद न्यूक्लियस होता है। तो अगर हमें प्रोटॉन को बाहर निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो हमें न्यूक्लियस को तोड़ना होगा, फिर हम प्रोटॉन को बाहर निकाल पाएंगे। पर जो प्रोटॉन को जो एनर्जी देंगे उससे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इमिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी बॉडी में। तो ये मेन कॉज होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज कॉज करता है। नेक्स्ट, जो इसकी चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। चार्ज कैसे यूनिट होगी, कूलम। और इसकी डायमेंशन देख लो कैसे बनेगी। डायमेंशन देखो, हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो करंट होता है वो Q/T होता है, सबने पढ़ा होगा ये। तो जो करंट होता है वो Q/T होता है। तो हमें
क्यू, यहाँ पर क्यू तो होता है एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है क्यू, एंड ये होता है चार्ज। तो हमें यहाँ से चार्ज की डायमेंशन निकालनी है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे चार्ज के लिए, I इंटू टी। अब ये जो I है इसकी जो डायमेंशन होती है, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो ये तो मेन जो फिजिकल क्वांटिटी उनमें आता है, तो इसकी जो SI जो इसकी वो डायमेंशन है वो होती है एम्पियर, और इसको डिनोट भी ए से करते हैं। और टाइम के लिए क्या होगी टी, तो टी, तो जो इसकी डायमेंशन होगी ना, चार्ज की डायमेंशन होगी 80। इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो भी सही है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ये किसी तरह से लिख लो। तो चार्ज की SI यूनिट हो गई Q इंटू 80। देन आफ्टर अब जो चार्ज करने की जो मेथड है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो पहले जो चार्ज करने के जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, पहले रेटिंग डाल देता हूँ। मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, ये मैं आपको बता दूं 3 मेथड होते हैं। थ्री मेथड कौन कौन से? फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन, कंडक्शन, और थर्ड मेथड होगा इंडक्शन। सो आप देखो, इसको याद करने की ट्रिक तो बहुत आसान है, पर देखो आप फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन जो इनकी डेफिनेशन है उसको याद करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो आप समझ सकते हो, फ्रिक्शन से आपके अंदर क्या पिक्चर आएगी। जो फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण को बोलते हैं फ्रिक्शन। तो अगर कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी के साथ रब होगी तो उसके अंदर चार्ज कोज होगा, उसी मेथड को हम बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्या होता है, जो एक चार्ज बॉडी ले लो, एक अनचार्ज बॉडी ले लो, तो जो चार्ज बॉडी है उसको अनचार्ज बॉडी के साथ हम अगर हम टच करेंगे तो जो अनचार्ज बॉडी होगी वो चार्ज हो जाएगी। तो जो कंडक्शन है, अगर हम कंडक्शन मेथड में जो चार्ज बॉडी है अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो वो अनचार्ज बॉडी है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर हम नेगेटिवली चार्ज जो चार्ज बॉडी उसको लेंगे तो जो अनचार्ज बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। और जो इंडक्शन मेथड है, इंडक्शन मेथड में हम पढ़ेंगे जो अनचार्ज बॉडी है उसको चार्ज करने के लिए हमें बिना उसको टच किए हम उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपको एक मेथड बताऊं मैं, जैसे ये बॉडी है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसको अगर हम चार्ज करेंगे तो इसमें अर्थिंग कर देंगे। तो अगर हम अर्थिंग करेंगे तो इसके अंदर होगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर इधर अगर पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो हम इसको, तो जो इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन इन सारे प्रोटॉन को खा जाएंगे मतलब। और जो ये बॉडी होगी ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। अब मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है? फर्स्ट है जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं एडिटिविटी। सेकंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ
चार्ज, थर्ड है चार्ज, फोर्थ है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। सो वन बाय वन मैं आपको बता दूं शॉर्ट तरीके में जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होती है। अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी, जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, कोई भी चार्ज है उसके अंदर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। कोई भी चार्ज अगर उसमें हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है तो हम जो उसके अंदर जो भी इंडिविजुअल चार्ज है वो उसके एडिशन के इक्वल होगा। जैसे इसमें ऑल चार्ज का एडिशन होगा, वो होगा एडिटिव चार्ज। जैसे इसमें 10 माइक्रोकूलम, इसमें 9, 3 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो इसमें एडिटिव चार्ज है तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो जो इन तीनों का सम है वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं एडिटिव चार्ज। जो इन दोनों का सम होगा वो टोटल चार्ज होगा माइक्रोकूलम। तो दिस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बोल सकते हैं जो टोटल चार्ज होता है वो उसके इंडिविजुअल चार्ज के सम के इक्वल होता है, उसे बोलते हैं एडिटिव चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है जो कोई भी बॉडी है जो कोई भी बॉडी है अगर हम उसको आइसोलेट कर देते हैं, एकदम आइसोलेटेड, जैसे बंद कर देंगे बिल्कुल, इसको आइसोलेटेड कर देंगे। इसमें चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम। तो अगर हम इसको आइसोलेटेड कर देंगे इस बॉडी को, तो जो इस बॉडी में जो चार्ज है वो ना तो चेंज होगा एंड ट्रांसफर तो हो जाएगा। अगर हम इसको कोई दूसरी बॉडी के अंदर ले जाएंगे ट्रांसफर तो हो जाएगा। जैसे आप जो इस प्रॉपर्टी का मतलब है जो टोटल चार्ज कोई भी आइसोलेटेड बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो ऑलवेज अनचेंज रहता है, कि वो नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका मीन्स ये होता है। एंड थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है जो टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज। तो इसका मीन्स होगा इक्वल टू एनी। इसकी ऐसा यूनिट भी कूलम होगी, खाली चार्ज ही तो है तो इसकी ऐसा यूनिट कूलम होगी। एंड इसकी जो डायमेंशन है वो होगी a इंटू टी क्यू एन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो चार्ज होगा किसी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 एंड वो इसके इक्वल होगा। और जो क्वांटम ऑफ चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्वांटम ऑफ चार्ज बता दो क्या होता है। क्वांटम ऑफ चार्ज होता है जो चार्ज है, जो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है और वो इजीली वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी इजीली, उसी को हम बोलते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन ये जो इजीली ट्रांसफर हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम क्वांटम ऑफ चार्ज। एंड इनवेरियंस ऑफ चार्ज होती है जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे वो उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं होता, उसे बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। जो चार्ज है जैसे ये बॉडी है 10 माइक्रोकूलम है, ये मोशन में है एंड ये रेस्ट में है। अगर ये बॉडी है, अगर ये पहले रेस्ट में है, जैसे ये बॉडी है इसमें 10 माइक्रोकूलम है और ये अभी रेस्ट कंडीशन में है, देन आफ्टर अगर हम इसको मोशन में ला देंगे तो भी इसके अंदर वही चार्ज होगा 10 माइक्रोकूलम। अब 10 माइक्रोकूलम है तो इसमें 10 माइक्रोकूलम ही होगा अगर मोशन में। तो जो बॉडी होती है, जो चार्ज होता है वो उसकी बॉडी के स्पीड पे डिपेंड नहीं होता, इसी को हम बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अब हम पढ़ेंगे जो कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स होता है किसी भी दो चार्जों के बीच में, मल्टीपल चार्ज के बीच में, उसको हम कैसे फाइंड करें। तो पहले हम लगा देते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। अगर किसी भी
कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से अगर कोई भी पॉइंट के कोई भी चार्ज के पीछे हम फोर्स निकालेंगे तो क्या क्या कंडीशन जरूर होनी चाहिए, इसकी अजम्पशन और जो इसकी अजम्पशन एंड ड्रॉबैक्स है वो बता रहा हूँ मैं। अजम्पशन की लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स नहीं, लिमिटेशंस एंड अजम्पशन। कूलम्ब्स लॉ की जो अजम्पशन है, पहला अजम्पशन है जो चार्ज होते हैं वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। इसका मीन्स क्या होगा कि चार्ज होते हैं वो पॉइंट चार्ज कैसे होते हैं, तो समझो जो जैसे एक चार्ज ये है, एक ये चार्ज है, तो जो इन चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इन चार्जों के साइज से बड़ा होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं चार्ज विल बी पॉइंटेड चार्ज। एंड सेकंड है जो चार्ज होते हैं, ये जो चार्ज है ये रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो ही कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा इनके ऊपर, रेस्ट कंडीशन। थर्ड है जो इनकी डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, जो इन चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है 10⁻⁻15 मीटर एंड लेस देन होनी चाहिए 18 मीटर। जो ये रेंज है कूलम्ब्स लॉ की वो रेंज है 10⁻⁻15 से बड़ा होना चाहिए, जो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो दो चार्जों के बीच में डिस्टेंस होगा वो इनसे बड़ा होना चाहिए एंड लेस देन 10⁻18 मीटर। सो अब जो कूलम्ब्स लॉ का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द force between two charges is equal to the product of is equal to नहीं होगा, the force between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the both charges। means जो जैसे ये कोई चार्ज है, चार्ज ये Q पॉइंट चार्ज हो गए, रेस्ट कंडीशन में है, Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड होगी सेकंड स्टेटमेंट होगा जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द is inversely proportional to the square of the distance between the two charges। इसको हम r से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। अब बोथ इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड f डायरेक्टली Q1/Q2/r² एंड ये हटेगा तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो रिमूव करेंगे तो हमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना होगा, तो यहाँ पर जो k है जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ये होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, की वैल्यू
ये होती है। और इसकी वैल्यू जो वैक्यूम या फ्री स्पेस जो भी होती है उसके लिए होती है, वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब इसकी यूनिट निकालते हैं यहाँ से। तो पहले फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी फोर्स की यूनिट। जो फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स एंड वर्क तो इक्वल होते हैं, पर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और यहाँ से हम के की यूनिट निकालेंगे तो Q1/2 अपॉन के की यूनिट निकालेंगे तो F × Q1/2 तो फोर्स के लिए जो यूनिट होगी, तो फोर्स का आपको फॉर्मूला, तो आपको फोर्स की अगर यूनिट निकालनी है तो फोर्स का फॉर्मूला लिखो पहले। फोर्स m क्या है, मास, के है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं ds/dt²। तो ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट क्या होगी, मीटर, एंड t के लिए सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए सेकंड स्क्वायर, एंड मास के लिए होगी kg। तो ये होगी न्यूटन की इक्वल होगी kg × मीटर/सेकंड² होती है न्यूटन। ठीक है। और यहाँ से हम अगर के की यूनिट निकालेंगे तो न्यूटन आर के लिए क्या होगा, मीटर²। Q1 Q2 मैंने पिछले थोड़ी देर पहले बता दी कि चार्ज की क्या होगी, तो कूलम्ब T-2, क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज है तो इसके लिए चार्ज की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, एंड दो चार्ज है तो कूलम्ब की पावर 2 नीचे, अगर पावर ऊपर से नीचे जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो जो के की यूनिट होगी यहाँ पर न्यूटन × मीटर² × कूलम्ब की पावर -2। और यहाँ पर अगर हम इसकी डायमेंशन निकाले तो डायमेंशन देखो कैसे निकलेगी, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। फोर्स के लिए जो हमें निकालनी होगी, फोर्स के लिए अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो देखो पहले फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखो, m, इसके लिए मास की पावर 1 हो गई, a के लिए मीटर/सेकंड², मीटर के लिए l, t की पावर -2। जो फोर्स की जो डायमेंशन होती है ml × t होती है, देखो आपको सही से समझाऊं, T/dt²। ठीक है। तो यहाँ पर ये m है, ये मास है, तो मास के लिए जो हम ऐसा ही जो डायमेंशन के लिए जो यूज करते हैं वो हम लेते हैं m, मास के लिए m की पावर 1 हो गई। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, एक बार ये तो इसकी पावर L1 हो गई, ये t है 2 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो t की पावर -2। तो जो फोर्स है उसकी डायमेंशन होती है m1 L1 एंड t-2। ये तो हमें फोर्स की लिखी। अब r² मतलब मीटर², तो मीटर² के लिए l की पावर 2, m1 L2 एंड फिर मीटर की l की पावर फिर से 2, देन q पर जाएगा। तो q की हमें डायमेंशन निकालने के लिए हमें पहले फॉर्मूला लिखना होगा q के लिए। तो हमने q × it पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि जो I होता है Q = T होता है, तो यहाँ से Q की वैल्यू हो जाएगी ये I के लिए जो हम करते हैं वो होती है एम्पियर, एंड इसके लिए होती है T। तो चार्ज की जो यूनिट हो गई T हो गई, यहाँ पर 2 है तो 80 और 80 A की पावर 2 एंड T की पावर 2। अभी ऊपर जाएंगे, m1 L3 T-2 A2 एंड T-2। तो यहाँ से -2 है, 2 है, m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -4, a की पावर 2, -2 होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से k की जो यूनिट निकल गई, जो k की जो डायमेंशन निकली है वो होती है m1 L3 T-4 एंड a की पावर -2। तो k की डायमेंशन होगी, k की डायमेंशन ही होगी। फोर्स के लिए डायमेंशन है
m1 l1 t माइनस 2। तो फोर्स के लिए डायमेंशन होगी ये, इसके लिए मैंने आपको बता दिया कैसे निकले डायमेंशन। पहले फोर्स की डायमेंशन लिखो, फिर आर की डायमेंशन लिखो, डिस्टेंस है ये चार्ज है, चार्ज के लिए डायमेंशन होगी 80। दो चार्ज है तो 80 इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, दोनों की स्क्वायर है ए स्क्वायर टी स्क्वायर में ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, टी माइनस ऊपर जाएगी तो -2। पहले से इसकी -2 है तो -2 और -2 ऐड हो जाएंगे, -4 हो जाएगी। एंड एल यहाँ पर स्क्वायर है मीटर का, तो एल के मीटर के लिए एल प्रयोग होता है, तो एल की पावर 2, तो 1 and 2 3 हो गई यहाँ पर। अब ये हमें पता चल गया जो फोर्स होता है, फोर्स के लिए न्यूटन न्यूटन हो गई, एंड के लिए हो गई आर स्क्वायर, के लिए हो गई मीटर स्क्वायर एंड कूलम की पावर -2। इसके लिए SI यूनिट हो गई, इसके लिए डायमेंशन हो गई m1 l1 t की पावर -2, इसके लिए डायमेंशन हो गई m1 l3 t की पावर -4 a की पावर माइनस। तो इसके लिए ये हो गई। अब हम परमिटिविटी होगी, तो परमिटिविटी होगी उसके लिए जो SI यूनिट होगी वो देखते हैं। परमिटिविटी जो यहाँ पर मैंने E लिखा है वो तो वैक्यूम के लिए है एप्सिलॉन नॉट। अब हम लिखते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी होती है जो प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम इन which it determine the electric force between the two charges present in this medium। जो ये परमिटिविटी है, कोई भी जो मीडियम होती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं परमिटिविटी। जैसे कोई मीडियम है, ये मीडियम है, इसके अंदर कोई चार्ज Q1 एंड Q2 है, तो इनके बीच में जो चार्ज होगा ज्यादा होगा कम होगा उसको जो डिटरमाइन करेगी उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। इसको डिनोट करते हैं ई से, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और जो ये वैक्यूम के लिए जो ई की होती है इसको हम ई नॉट से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8 × 8 9 × 10⁻12। और जो हमने पीछे इसके लिए अगर हम यूनिट निकालेंगे तो इसके लिए यूनिट होगी, हमने पिछले वीडियो में थोड़ी सी देर पहले देखा था कि k = अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/k × 4π। तो e के लिए जो वैल्यू निकलेगी इसकी रेसिप्रोकल होगी सारी, इसको छोड़ दो, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती, कांस्टेंट है। तो अब k के लिए जो हमने पिछले निकाली थी ऐसा यूनिट, अब देखो तो आपको दोबारा से रिवाइज बता देता हूँ कैसे निकलेगी। वैसे इसी यूनिट थी न्यूटन और -1 मीटर, ई के लिए तो ये होगी, और के लिए हमने देखी थी पिछले में थी न्यूटन × मीटर स्क्वायर एंड कूलम की पावर -2। इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर, तो ई के लिए ये होगी। एंड इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन तो 1 m की पावर -1 a की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2, इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी। सो देखो इसके लिए डायमेंशन वो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। के लिए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया, उसके कोज पढ़ लिए चार्ज के, हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, हमने कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट पढ़ लिए, हमने परमिटिविटी पढ़ ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कोई भी कोई चार्ज है किसी भी स्पेस, जो भी कोई चार्ज है, जो चार्ज के अराउंड जो भी कोई सरफेस होगा या कोई भी जो फील्ड होगी, जो भी चार्ज है, जैसे ये कोई चार्ज है क्यू चार्ज, अभी चार्ज के अराउंड जो ये है जो सरफेस है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अंदर अगर कोई भी चार्ज दूसरा आएगा, वो कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, द फील्ड अराउंड चार्ज
in which other charge experience a force is called electric field. और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ये वही है जो हमने ग्रेविटेशन, जो हमने आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले आपने पढ़ी ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आपने पढ़ी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये पढ़ी होगी आपने। तो वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होगी न्यूटन माइनस कूलम या न्यूटन पर कूलम। इसकी ऐसा यूनिट देख लो, ऐसा यूनिट हो गई। इसकी डायमेंशन होगी m1 L1 टी की पावर -2 और चार्ज के लिए होगी a-1 e-1। तो ऐड हो जाएगी m1 L1 टी की पावर -3 m की पावर -1। तो यहाँ से निकाला, देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो फोर्स की जो डायमेंशन होगी या जो यूनिट होगी, इसकी डायमेंशन तो फोर्स की होगी ये एंड इसकी यूनिट हो गई कूलम चार्ज की। इसकी ये फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, मास इनटू एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं न्यूटन। एंड इसकी ऐसा यूनिट, इसकी डायमेंशन हो गई ml m1 L1 टी की पावर -2 एंड चार्ज के ऐसा यूनिट हमने निकाल दी कितनी बार, तो a इंटू टी, तो नीचे a इंटू टी है तो ऊपर जाके -t इंटू टी। इसकी डायमेंशन होगी ml t -2, तो t -2 एंड t -1 हो गया -3 एंड a -1। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हमें एक और टर्म है उसको पढ़ना पड़ेगा, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस के अंदर, तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसे ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन है लाइन के द्वारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो लाइन को। और या फिर ऐसे समझो कि जो कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, अगर उसको हम कोई भी फ्री स्पेस में छोड़ेंगे तो जो जिस पाथ में मूव करेगा उसी पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है तो पहले डेफिनेशन देखते हैं हम क्या होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो होता है जो The measure of electric field lines passes through a normal area is called electric flux। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किसी भी नॉर्मल एरिया के अंदर से जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसी के जो मेजरमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका फॉर्मूला हो गया E इंटू ए। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हो गया एरिया जिस एरिया से पास होगी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने ऐसा यूनिट निकाली है अभी, बता दी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ए के लिए एरिया, तो ए के लिए मीटर स्क्वायर। इसकी होगी पाई की जो ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। एंड इसकी
डायमेंशन देखो कैसे निकालेंगे। डायमेंशन देखो, फोर्स की डायमेंशन रखो यहाँ पर 80 हो गई 10⁻², क्योंकि जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में मेजर होता है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू L1 एंड 2 मीटर इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो देखो M1 और नहीं है L3 T-3A-1। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायमेंशन होगी वो ये होगी, और जो इसकी फॉर्मूला तो ये है, एंड इसकी जो ऐसा यूनिट है वो ये होगी न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। एंड देन आफ्टर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नो, P से नहीं रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जो कोई भी जो चार्ज है, ए पेयर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज separated by small distance to a is called electric dipole. Electric dipole moment. The product of charge equal and opposite charge multiplied by the distance between the two charges of a dipole is called electric dipole. It is denoted by P, small p, coulomb into ये जो होगी ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।